जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। हम लोग देख रहे थे कि हमारा पॉलिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। सबसे पहला लेक्चर था कि पॉलिटी के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड दूसरा लेक्चर था जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसका पहला लेक्चर था। हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। हमने आई थिंक 1781 वाला अधिनियम एक्ट पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसमें हम कंपनी का शासन पढ़ रहे थे। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक था। ठीक है, तो इसमें अगला हम हेडिंग डाल लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस टाइम पे जो ब्रिटेन में जो उसके पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट्स। उन्होंने इस अधिनियम को भेजा था। ये अधिनियम भी इसलिए आया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ खामियां रह गई थी, तो हमने 1781 के द्वारा सुधारने की कोशिश करी थी। ठीक है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सुधार बच गए थे, तो उन्होंने ये पिट्स इंडिया एक्ट भेजा। इसमें वो सुधार कंप्लीट किया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व वाणिज्यिक मामलों को पृथक किया गया। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व वाणिज्यिक मामलों को पृथक कर दिया गया। देखिए, व्यापारिक का मतलब होता है उसके व्यापार करने की जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर व्यापार करने जो भी सामान हम अपना खरीदते हैं ना, तो ये व्यापार में आता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हमारा वाणिज्य कहलाता है। तो इन दोनों मामलों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला काम इसने ये किया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, एंड दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में बोल देते हैं निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई। क्लियर है, तो इसमें 2 पॉइंट तो हमने ये देख लिए। सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और वाणिज्यिक मामलों को पृथक कर दिया गया, मतलब व्यापारिक के मामले अलग कर दिए गए, वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए गए। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई। ठीक है, यहाँ पे ये एक टर्म आया हमारा अधीक्षण। ठीक है, ये अधीक्षण का मतलब क्या होता है, अधीक्षण का मतलब होता है कि इसके व्यापारिक मामलों के अधीन जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनका निर्धारित करना कि उनका काम क्या होगा, उनके ऊपर नियंत्रण निर्धारित करना। ठीक है, उनका देखभाल करना, ये अधीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो मतलब इसके व्यापार से रिलेटेड जो भी कर्मचारी होंगे उनकी देखभाल करना, उनके बारे में सारा प्रोग्राम करना, जो भी व्यवस्था होती है वो सारी करनी, तो किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई। ठीक है, तो अधीक्षण का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा हेडिंग डाले ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट 1 मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई कट तो नहीं रहा। ठीक है,
इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण मंडल नामक निकाय की स्थापना की गई, या निकाय का गठन किया गया, निकाय का गठन किया गया। ठीक है, तो राजनीतिक जो हमारे मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण मंडल, इसको देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल। ठीक है, याद रखना। तो नियंत्रण मंडल नामक निकाय का गठन किया गया। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, नीचे का हम रफ कर दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, कट रहा है, 1 मिनट में इसको ऐसे कर देता हूँ। तो मैं ठीक है, नामक निकाय का गठन किया गया तथा इस निकाय को, ठीक है, तथा इसे नागरिक सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण प्रदान किया। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक निकाय का गठन किया गया तथा इसके नागरिक व सैन्य और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, नागरिक मतलब देश की जनता, सैन्य मतलब सेना, राजस्व मतलब जो इनकम टैक्स, जो टैक्स हमारा कलेक्ट होता है, ठीक है, उनके गतिविधियों, टैक्स से रिलेटेड गतिविधियों का अधीक्षण मैंने बता दिया। इसमें जो भी लोग कर्मचारी होंगे उनके कार्य करने का या फिर उनका जो भी मामला होगा, ठीक है, उनके ख्याल रखने का या उनका जो भी मामला होगा उन सारे लोगों का वो अधिकार इसको दे दिया गया। ठीक, प्लस उनका नियंत्रण भी दे दिया, इन सब चीज़ों का नियंत्रण दे दिया। ठीक है, तो अधीक्षण का मतलब समझ में आया आपको, नियंत्रण तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। तो यहाँ से सबसे पहले पीट्स इंडिया एक्ट से एक चीज साबित हो जाती है कि जो इंडिया के अंदर, जो भारत के अंदर द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, द्वैध शासन मतलब 2 तरीके का शासन। ठीक है, राजनीतिक के लिए अलग बन जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 अलग अलग बन जाते हैं। तो यहाँ से हमारा द्वैध शासन की स्थापना होती है। ठीक है, भारत में द्वैध शासन की स्थापना होती है। द्वैध का मतलब होता है, भाई द्वैध कैसे लिखा जाएगा हमको ये भी नहीं पता। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि 2 तरीके का, मतलब 2 अलग अलग शक्तियां, ठीक है, बंटवारा, द्वैध का मतलब बंटवारा। ठीक है, तो द्वैध शासन का स्थापना की जाती है। ठीक है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का अगला चार्टर एक्ट का नंबर है, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट। इसके बाद आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज एक और आता है 1786 का अधिनियम। ठीक है, ये पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा 2 लाइनें हैं। अधिनियम 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के थ्रू सबसे पहले क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेना बंगाल, है ना, बंगाल। अभी भारत का गवर्नर जनरल आएगा अगला उसमें एक्ट में। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इसने 2 शर्तें रखी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 शर्तें रखी। ठीक है, 2 शर्तें, 2 शर्तें। उन 2 शर्तें कौन कौन सी थी? सबसे पहली शर्त थी, उसने बोला कि काउंसिल के जो भी निर्णय होंगे, विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो काउंसिल के विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय का अधिभावी या निर्णय को अधिभावी करने व न मानने का अधिकार। ठीक है, तो इसने पहली शर्त क्या रखी, जो विशेष मामलों में काउंसिल के जो भी निर्णय होंगे, काउंसिल जिसने जो बनाया था ना, काउंसिल इसके लिए 4 सदस्यीय मेंबर बनाया गया था। ठीक है, तो जो काउंसिल होगा, काउंसिल के जो भी निर्णय होंगे उनको अधिभावी करने व न मानने का अधिकार इसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, अधिभावी, देखो 2 टर्म आ चुके हैं हमारा। एक आ चुका है अधीक्षण। अधीक्षण का मतलब होता है जो भी कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड मामले या उनका देखभाल करना। ठीक है, उनसे रिलेटेड सारी चीजें, उसको बोलते हैं अधीक्षण। ठीक है, इसके बाद अधिभावी। अधिभावी का मतलब क्या होता है कि अगर इसने कोई भी निर्णय दिया उसको खत्म करना। ठीक है, ये चाहे अधिभावी मतलब अपन इसके निर्णय उसके ऊपर हो जाएंगे, मतलब पारित हो जाएंगे, मतलब इसके काउंसिल के निर्णय खत्म होकर के इसके गवर्नर जनरल के निर्णय वहाँ पे, यानी कि जो भी मामले होंगे, निर्णय होंगे, वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अधिभावी का मतलब समझ में आ गया, उसको ओवरलैप कर देना। ठीक है, कुल मिला के ओवरलैप कर देना। उसके जो भी मामले होंगे, निर्णय होंगे इसके काउंसिल के, उन निर्णयों को हटा करके गवर्नर जनरल के निर्णय स्थापित कर देना। ठीक है, अधिभावी। वो न मानने का अधिकार, और उसके जो भी निर्णय होंगे उनको न मानने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो इसने कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। पहले शर्त रखी, काउंसिल के जो भी निर्णय होंगे उनको नहीं मानेगा और उनके निर्णय की जगह पे अपने निर्णय स्थापित कर सकता है। ठीक है, दूसरी शर्त रखी उसने, सेनापति व अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। ठीक है, उसने दूसरी रखी, सेनापति या अथवा कमांडर इन चीफ का उसको पद दे दिया जाए। ठीक है, कमांडर इन चीफ मतलब सेना का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है उसे कमांडर इन चीफ कहा जाता है। तो कमांडर इन चीफ का उसको पद दिया जाए। ठीक है, तो 1786 के इस अधिनियम में इसकी दोनों भी शर्तों को मान लिया जाता है। दोनों शर्तें क्या कर ली जाती हैं, एक्सेप्ट कर ली जाती है, दोनों शर्तें इसकी मान ली जाती हैं। ठीक है, तो 1786 का अधिनियम में यही था, गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसने 2 शर्तें रखी जाती हैं, एक विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने व न मानने का अधिकार, दूसरा सेना अथवा कमांडर इन चीफ का
पद उसको दिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों निर्णय इसके मान लिए जाते हैं, तो यही अधिनियम होता है 1786 का अधिनियम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं 1793 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ठीक है, नोट करिए। हो गया होगा। इसके बाद आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट थोड़े से देखो पढ़ने में मुश्किल लगेंगे, बोरिंग भी होंगे, ठीक है, इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। देखो 1793 का जो चार्टर एक्ट होता है हमारा, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, जो हमने 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 शर्तें मानेंगी थी। एक शर्त का नाम था पहली शर्त, दूसरा का नाम था दूसरी शर्त, दोनों याद रखना, ठीक है। तो जो पहली शर्त, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 की पहली शर्त मैं देखो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, पूरी शर्त लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। 1786 की पहली शर्त, भविष्य में सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दी गई, ठीक है। तो मतलब 1786 की जो पहली 1786 में जो अधिनियम आया था उसकी 2 शर्तें थी। तो जो पहली शर्त थी वो भविष्य के सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दी, मतलब भविष्य में हर एक गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका पहला पॉइंट। 1786 में पहली शर्त जो भी दी गई थी, हमारी जो विशेष मामले थे उसमें उसको गवर्नर काउंसिल के निर्णय उसको ना मानेगा, नहीं मानेगा गवर्नर जनरल, और उसके अधिभावी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। वो भविष्य में सभी गवर्नर जनरल को विस्तारित की गई, ठीक है। तो इसका ये पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, ठीक है, इसको नोट कर लो। दूसरा पॉइंट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है। देखो तीसरे पॉइंट में इसमें एक पॉइंट और है, वो शायद मैं पढ़ा तो चुका हूँ, लेकिन आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखना नहीं चाह रहा यहाँ पे। वो पॉइंट ये है कि जो हमारा अरे बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इनकी सरकार के ऊपर अधिकार, इसका नियंत्रण, गवर्नर जनरल का नियंत्रण और अधिक स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। जो हमारा 1793 का चार्टर एक्ट आता है ना, इसमें क्या होता है, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसकी सरकार के ऊपर गवर्नर जनरल का अधिकार और अधिक स्थापित कर दिया जाता है, उस पर नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिख लेना, काउंसिल व उसके कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, जो भी काउंसिल थे, काउंसिल के जो भी कर्मचारी थे, ठीक है, उनको जो भी वेतन दिया जाता था तो वो हमारे भारतीय उससे राजस्व से दिया जाने लग गया, ठीक है। काउंसिल, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर लो। काउंसिल ने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य व उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसके जो भी सदस्य थे और उसके जो कर्मचारी थे उनको जो हमारा वेतन दिया जाने लगा भारतीय राजस्व। भारतीय राजस्व मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट करके इंडिया के लोगों से जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे उसी में से हमारा उनको क्या कर वेतन दिया जाने लगा। अभी तक वेतन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वहाँ से देती थी, बट अब इन्होंने पहली बार क्या कर दिया कि जो वेतन था हमारे भारतीय राजस्व से दिया जाने लग गया। ठीक है, जगह है देखता हूँ नीचे एक पॉइंट और बचा हमारा। ठीक है, लिख लिया होगा तो मैं ऊपर वाले लाइन मिटा रहा हूँ, एक पॉइंट और बचा मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तीन पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट कमांडर इन चीफ चीफ के कमांडर इन चीफ के काउंसिल का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, जो हमारा कमांडर इन चीफ होता था, जो आर्मी का, जो हमारी सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसका काउंसिल का सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जरूरी नहीं कि वो काउंसिल का सदस्य होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। तो ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अब हमारा था 1813 का अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अब अगला हमारा आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उसके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो लिखेंगे चाय व चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार मतलब सिर्फ उसी का अधिकार हो कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारत का व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो हमारा क्या किया, चाय व चीनी को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारत का व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था भारत के व्यापार पर, उसको खत्म करके चाय व चीनी को छोड़कर, चाय का अधिकार व्यापार चाय इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, प्लस चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इन सबको छोड़ करके सारा भारत का सारा व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हमारा जो ईसाई लोग थे, ईसाई मिशनरी। देखो, ईसाई मिशनरी का मतलब होता है धर्म का प्रचार करने वाले। ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग। ठीक है, ईसाई मिशनरी को भारत के लोगों को प्रबुद्ध
भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली, अनुमति दे दी गई। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। हेलो, ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया हमने। ठीक है, तो 1813 का चार्टर एक्ट, 2 पॉइंट लिख लिए हमने। ईसाई मिशनरी को भारत के लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति। ईसाई मिशनरी मतलब धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को, प्रबुद्ध मतलब भारत के प्रबुद्ध मतलब उनको अपने धर्म की तरफ आकर्षित करके उनको परिवर्तित करने की कोशिश करे कि अनुमति दे दी गई। ठीक है, मतलब वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो भारत के लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है, भारत के ब्रिटिश इलाकों, में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था। देखिए, पश्चिमी शिक्षा का मतलब होता है, एक मिनट, जो हमारी पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा का मतलब होता है, देखिए जैसे कि हमारा ये है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा है इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, और ये है हमारा यूरोप। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये सब पश्चिम में, तो मतलब यूरोप से ही तो आए थे अंग्रेज, तो इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रसार इंडिया के अंदर करने की कोशिश करी और व्यवस्था की, और इसी को पश्चिमी शिक्षा बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आए, पश्चिमी शिक्षा क्या हो गई, तो इंडिया के पश्चिम से आए थे यूरोप वाले, तो इन्होंने अपने यहाँ की शिक्षा का प्रसार करने की व्यवस्था की, तो इसी को बोला गया पश्चिमी शिक्षा के प्रचार करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के ब्रिटिश, जहाँ जहाँ पे भारत में ब्रिटिशों का कब्जा था, वहाँ पे पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रसार करने की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है हमारा, भारतीय, जो भारत में सरकारें थी, भारतीय सरकारों को स्थानीय मतलब वहां पे रह रहे स्थानीय व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। मतलब भारत के जो व्यक्ति थे, स्थानीय सरकारें, जो भी सरकारें थी उस टाइम पे, उनको भारत के जो व्यक्ति थे उन पर कर लगाने की अधिकृत किया, मतलब कर लगाने के लिए प्रेशर किया और कहा कि इन पे कर लगाइए, उनको अधिकार दिया कि आप कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कर लगाने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, तो भारतीय सरकारों को स्थानीय व्यक्तियों पर कर मतलब टैक्स, उनसे टैक्स ले सकते हैं, तथा न देने पर दंड का प्रावधान किया गया। न देने पर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा, अरे इसका नाम क्या, अंग्रेजी शिक्षा तो हो गया। ठीक है, कर लगाने की व्यवस्था की गई, अधिकृत किया गया सरकारों को, और कर जो भी कर नहीं देगा उस पर दंड का प्रावधान किया गया, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, दंड के द्वारा कर को वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, इसके बाद हमारा 2 अधिनियम और बचते हैं, 1833 का अधिनियम, उसके बाद 1853 का अधिनियम। तो 2 अधिनियम हमारे कल खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे, ये हमारा कंपनी का शासन चल रहा था। ठीक है, इसके बाद अब हमारा स्टार्ट होगा जो हमारे ब्रिटिश क्राउन
था, जो हमारे सम्राट थे, सम्राट का शासन, ठीक है, हमारे ऊपर ब्रिटेन का जो भी राजा था, ब्रिटेन की जो रानी थी, यहाँ का सम्राट था जो भी, तो उसका शासन भारत पे स्थापित होगा तो 1858 से। अब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। इसकी क्रांति के बाद फिर बहुत सारे एक्ट आए, 1861 आया, फिर 1909, फिर उसके बाद 1919 का अधिनियम, फिर 1935 का अधिनियम, फिर 1947 का अधिनियम। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे 1947 तक के अधिनियम। इसके बाद हमारे लगभग 3 क्लासें और बची हैं हमारा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ठीक है। इन 3 क्लासों के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना संविधान सभा की स्थापना कैसी हुई, उनके कार्य क्या थे, इसके बाद फिर हमारा संविधान स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कम लोग इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ होता है और बोरिंग भी होता है। देखो ये सारी चीज़ें रटना और इनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। प्लस इसके बाद ये बहुत बोरिंग भी होता है, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, कुछ जो भी है मतलब ये नियम बना दिए, हाँ ऐसा करना वैसा करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू पूरी पॉलिटिक है, बट हम लोग आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 2-3 क्लासें और बची हैं, इसके बाद फिर हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।